चलो, कैमरा क्यों नहीं चल रहा भाई? एक्टिवेटेड इससे ठीक है, चल गया। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अपने जो है छोड़े हुए एमसीक्यू देख लेते हैं, कहाँ पे छोड़ा था लास्ट बार जो अपन ने, देखो यहाँ पे छोड़ा था। यहाँ पे चल रहे थे सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर विकासात्मक विशेषता है जो संबंधित नहीं, बाकी प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, लेखन, वार्तालाप, अधिगम के लिए भी प्रेरणा है, सारे जो है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविज्ञान मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति इसे बनाती है। देखो, व्यवहारिक जो बिहेवियर के अंदर ज्ञान वाले अंग को जो है स्टडी करना, व्यवहार को जो अध्ययन करना, ठीक है, मनोविज्ञान। तो ये होगा शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति से हो जाती है व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन की जांच करनी, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह असंगठित है। तो देखो, असंगठित तो नहीं हो सकता, संगठित है बिल्कुल, व्यवस्थित भी होता है और सकारात्मक विज्ञान भी है। तो एक दो तीन, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ये आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः ये असंगठित नहीं होता। जो चीजें व्यवस्थित होती है वो असंगठित नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? देखो, आंसर को मत देखो, अपने हिसाब से देखना आंसर। तो इसके अंदर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग सैद्धांतिक सार्वभौमिक है, ये शुद्ध विज्ञान है, ये कारण कार्य कारण पर आधारित है। ठीक है, कौन सा गलत है वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ये पहले हाईलाइट करना है। तो इसके अंदर जो गलत है, कार्य कारण पर आधारित है, बिल्कुल कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कार्य होता है, उसके ऊपर आधारित सिद्धांत सार्वभौमिक, इसमें कई सारे सिद्धांत भी है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी होता है। लेकिन अपन किसी भी विज्ञान को अपन ऐसे नहीं बोल सकते पूर्णतः वो शुद्ध है, पूर्णतः अपन शुद्ध इसको नहीं मान सकते। तो ये विकल्प जो है गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है बिल्कुल, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। देखो, इसमें भी लिखा हुआ है ये अप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त हो? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा ओपन को देखना है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम कर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, बिल्कुल व्यवहार के साथ कार्य करेगा, तो ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है, बालक की बुद्धि और विकास का भी अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयोग का अध्ययन करता है। सर्वाधिक उपयुक्त, उपयुक्त तो सारे लग रहे हैं अपन को, सही सारे लग रहे हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? मतलब शैक्षिक परिस्थितियां, शैक्षिक परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति के अधिगम अनुभव भी आ गए, बुद्धि भी आ गई, विकास का अध्ययन भी आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर सारे आ गया और ये तीनों पॉइंट इसके अंदर कवर होते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त ये होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। मनोविज्ञान की वह शाखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्य शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। तो ये कौन सी होगी? शैक्षिक होगी, शिक्षा से रिलेटेड है तो शैक्षिक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? नहीं है, ये अंडरलाइन करना। इसके सिद्धांत या नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, इसमें व्यवहार के अध्ययन है तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये सही होगा। इसके सिद्धांत सर्वव्यापी रूप से स्वीकार्य है, सर्वव्यापी रूप से स्वीकार्य भी है। ठीक है, इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव, बिल्कुल परिवर्तन संभव क्यों नहीं है? परिवर्तन संभव है, हर चीज में नवाचार का जो है उसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है गलत बोल रहा है, संबंधित नहीं है, संभव है, इसमें संभव नहीं है बोल रहे, तो ये ऑप्शन नंबर अपने जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार का जूम आउट कर देते हैं इसको और ये अपने आ गया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो अपने निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है, 2020 में हुआ था जो। तो इसके अंदर देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। तो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करेगा तो क्या करेगा? तो ये बिल्कुल मुझे लगता है सही बोल रहा है, असत्य। ठीक है, और देख लेते वापस। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान
अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करता है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो बिल्कुल ये सारे नीचे वाले ऑप्शन जो है सही है, लेकिन असत्य क्या है, गलत यही है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एकदम करेक्ट होगा आंसर इसका। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से सही ढंग से क्या करता है, प्रकट करता है? तो इसमें देखना है अपन को, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। सही ढंग से प्रकट क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान को? ये एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान, दिमाग का अध्ययन थोड़ी करेगा, उसका हर चीज का बिहेवियर का मतलब कैसे आचरण करता है, कैसे रिएक्ट करता है, सब चीज का पर्सनैलिटी का उसका भी अध्ययन करेगा। तो ये केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, समाज से ओनली समाज से नहीं हो सकता, समाज से एक ऊंचे हद तक ये व्यक्ति अनुभवों का गठन करता है, अनुभव का गठन करता ही है, लेकिन ओनली यही काम नहीं है। तो सबसे जो अपन बोल सकते हैं उचित यही है कि ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, मनोवैज्ञानिक एक आधार, एक बेस तैयार करता है शिक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। अभी देखा था अपन ने, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक क्यों है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? तो बताओ, देखिए ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण अधिगम करता है, व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड है एकदम करेक्ट आंसर होगा। पढ़ने से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, बिल्कुल अपन वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो अपन को देखना है, ऐसे नहीं करो पहले ही। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियम स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिकशास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल शुद्ध विज्ञान इसके अंदर क्या है, शुद्ध विज्ञान नहीं है, अपन ने पहले भी देखा था। ये सारे सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम और सिद्धांत दोनों स्थापित करते ही है, अध्ययन की विधियों को बताते हैं, ठीक है। और अध्यापक के लिए जो है एक क्षेत्र उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो शुद्ध विज्ञान अपन इसको नहीं बोल सकते। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ये देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कौन सा कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान देखो शुद्ध विज्ञान जैसे गणित खत्म होते हैं, तो ये गलत, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा, देखो 2 ही है, बाकी सही है। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के वापस पूछा जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित किसी शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पाद से, ठीक है, इसी से संबंधित है, इसके अंदर आ रहा है मुख्य रूप से। केवल शिक्षा, केवल एक चीज से नहीं हो सकता, तो अपने को जो है साइकोलॉजिकल आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, जो सही है अपना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, तो उपयुक्त सभी अधिकतर ये होता है, लेकिन बार पढ़ लेते हैं। बाल विकास में ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव व्यवहार को जानने में, बच्चों की चरित्र निर्माण हो, तो बिल्कुल सारी चीज में सर्वांगीण विकास के अंदर सभी आ जाते हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर जो है एकदम करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं और इसी पर पहले डिटेल देखते थे। मनोविज्ञान की शिक्षा के लिए उपयोगिता, भाई मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसके लिए शिक्षा की क्या उपयोगिता रहती है? तो विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन, आत्म ज्ञान प्राप्त करने हेतु, छात्रों को जानना, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु, शिक्षण पद्धति के ज्ञान हेतु, छात्रों के निर्देशन हेतु, मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु, प्रयोग के अनुसंधान हेतु, अनुशासन स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, ठीक है, अध्यापन की कला और तकनीक सुलझाना, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक, समस्यात्मक, बच्चों की सहायता करना, बच्चों को जानने में शिक्षा की सहायता, बच्चे शिक्षक को जान पाएंगे, शिक्षक बच्चों को जान पाएंगे, छात्रों को निर्देशन हो पाएगा, शिक्षण बच्चों में सुधार हो पाएगा, सामाजिकता, ये सारे जो है जो मनोविज्ञान की शिक्षा के लिए उपयोगिता है, ठीक है। तो अपन बना सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से भी पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, अब देखो क्या आ गया, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञान प्राप्त करता है, निर्माण करता है, जो शिक्षण विधियों को चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, बिल्कुल सभी करता है, तो सभी इसका आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में, सभी इसका आंसर है, ठीक है। सभी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता या उपयोगिता वो सेम ही रहती है, वो ऊपर पढ़े थे अपने स्वयं के ज्ञान में तैयारी के बारे में जानकारी, बालकों की आवश्यकता की जानकारी,
के लिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो दोनों सही होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है दोनों। आगे बढ़ते हैं और अपन इसी प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उच्च शिक्षण विधियों का प्रयोग बिल्कुल है, बालकों के व्यक्तिगत और सर्वांगीण विकास में कक्षा की समस्या को संबंधित। ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम सही है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षा उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक है, वह कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं को विचार नहीं करता। भाई, शिक्षण व्यवस्था में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है। मानवीय विकास का नियम स्थान नहीं, उसके शिक्षण व्यवसाय को अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, महत्वपूर्ण क्या है, ये दो चीज नहीं है। व्यवसायिक अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है, मानव विकास के नियमों को स्थान नहीं है, तो ये चीजें तो है ही नहीं। वह कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगम करते हुए व्यक्ति की भिन्नता को उच्चार नहीं करता, उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। ये इसका जो है सटीक आंसर होता है, पढ़ने में पॉजिटिव लग रहा है इस कारण। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, उसके अंदर देख लेते हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मक समझना, शिक्षण को प्रभावी विधियों को समझना और उपयुक्त निहितार्थ का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त वाला विकल्प देखना, ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर एक दो तीन तीनों से लग रहा है विकासात्मक, गद्यात्मक और प्रभावी विधि सारी इसका अंदर सभी का जो है उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है 1 2 3 सारे ऑप्शन से होंगे, विकासात्मक, समूह, गद्यात्मक, प्रभावी विधि। नेक्स्ट जो अपने पास है क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्यों? अधिगम करता है उसके शारीरिक गुणों को समझना, समझ में सहायता करता है, सिलेबस समझने में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की तुलना करने में सहायता, तुलना तो नहीं होगी, स्टाइल की समझ के करेगा ही क्या, उसका पर्सनल चीज होगी वो। और सिलेबस समझने में शायद सिलेबस विद्यार्थी को समझना होता है, टीचर को समझा हुआ रहता है, ये पहले से पढ़ा हुआ रहता है। तो अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है, अधिगम करता। ठीक है, इसके बारे में तो ये ऑप्शन नंबर इसका ज्यादा ठीक बैठ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर अपन एक बार ये पेज देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद कल न्यू स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, एमसीक्यू से होता क्या है कि अपना जो है बेस तैयार हो जाता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी में क्लियर नहीं है तो वो भी देखो इससे क्लियर हो जाती है, तो इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके। भाई, छात्रों को प्रभावित करना कोई उचित नहीं है, स्वयं को समझ सके, स्वयं को समझना, प्रश्नों का प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, ये सबसे सटीक आंसर है। शिक्षक मनोविज्ञान शिक्षक विज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उच्च शिक्षण विधि। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम करेक्ट आंसर है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ बालकों विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग, विद्यार्थी की समस्या को प्रभावी तरीके से समाधान, विषयों के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को समझाना। तो सबसे जो है बालकों के लिए ही करता है शैक्षिक ज्ञान, मतलब टीचिंग जो की जाती है वो अधिगम करता जो है, जो अधिगम ग्रहण करने वाले हैं उनको, तो बालक को विद्यार्थी को उनको समझना। ठीक है, तो ये सही है। एक शिक्षक को देखो, एक शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। भाई, क्या बोल रहे हैं कि एक टीचर है, जो कोई भी बच्चा गलती कर दिया तो उसको भयंकर भूल के वैसा तूने महापाप कर दिया है और बस तेरे तो कुछ नहीं है, उसको मतलब काफी ज्यादा हीनियर कर दो इसको टॉर्चर, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, गलत है, ये गलत लग रहा है क्या? तो प्रत्येक त्रुटि के लिए, छोटी मोटी गलतियों के लिए कभी कभी उसको थोड़ा सा बोल के रख देना चाहिए, ज्यादा टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है भैया, और वो हर चीज अपने माइंड पे ले लेता है। और एक घटना भी हुई थी, पता नहीं किसी टीचर ने जो है एक स्टूडेंट की इतनी सारी मतलब इतनी इंसल्ट कर दी कि वो बस गांव के मेले में गया, सुसाइड कर ली, तो उसके ऊपर फिर कार्यवाही हुई थी टीचर पे। तो ऐसा नहीं होता,
शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, ठीक है। तो बिल्कुल गलतियां तो होगी। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। वह संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ठीक करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर थर्ड बता रखा है सही। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। संप्रेषित करने की कोशिश करने में मतलब अपन जान रहे हैं यार बच्चा क्या है, इसके बारे में क्या आप मतलब डोरेमोन के बारे में क्या जानते हैं। बच्चा तो देखता है डोरेमोन को, गोल होता है उसके ना बिजली जैसी ऐसे होती है ये होता है, तो उसको जो टूटा फूटा जो भी बोल रहा है सो डोरेमोन क्या बोल दिया उसको, बच्चा तो डोरेमोन काट ही लेता है। किसी दूसरी चीज के बारे में कि आप अरावली के बारे में क्या जानते हैं, आप गाय के बारे में क्या जानते हैं, आप अपने जिले के बारे में क्या जानते हैं, तो ये चीजें पूछी जा सकती है। तो उसको बस बताने दे जैसा वो आ रहा है, जैसा वो समझ पा रहा है, उसको ऐसे नहीं कि वो बता रहा है बीच में अपन उसको टोक रहे हैं, तो ये नहीं है। तो इसके अंदर बिल्कुल ये सही हो सकता है। तो ये थर्ड जो है सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षक की सहायता में विकास की विशेषता को समझने, व्यक्ति की विभिन्नता को समझने, बालकों को समझने को बिल्कुल भी देखा था हमने सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके अंदर जो कुछ सभी होगा वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट जो हमने बात है अध्यापन के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। देखना, ध्यान देना, उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बिल्कुल अध्यापन विधि का उपयोग करना चाहिए। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, और कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। पूर्ण निर्भरता, निर्भरता को नहीं बढ़ा सकते भाई, अपन को कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए बालक टीचर के प्रति, टीचर को बालक के प्रति, तभी कोऑर्डिनेशन से ही जो है अध्ययन होता है। अब टीचर अकेला अकेला पढ़ा रहा है, बच्चे बस पढ़ रहे हैं, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, नहीं करना चाहिए ये चीज, निर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है, सहायक नहीं है, वो देखना है। अधिगम कर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्ति विभिन्नताओं को पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने। तो अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में जो है सहायक नहीं होती है ये चीजें। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में, ठीक है। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने के कौन से काम नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को, कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना चाहिए। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो क्या है ऑप्शन नंबर टू, इसके अंदर सर्टिफिकेट है। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास, ठीक है। तो भाई अपन लिखेंगे भाई एक टॉप किया है और आप इसे कुछ सीखिए, इसने मेहनत की है, आप भी मेहनत किए, कर दिए और हो जाएगा। तो ऐसा एक पॉजिटिव जो है मैसेज आता है, इंस्पिरेशन का जो है काम करता है। तो ऐसे दिया जाता है मोटिवेशन, ना कि ऐसे कक्षा में प्रथम आने वाले बालों को, कमजोर बालों की सहायता करने का अवसर। उसको डायरेक्ट सहायता करने के क्या अवसर देंगे भाई, उसको सहायता हो ही पाती है तो वो टॉप कर लेता, ठीक है। उसको अंदर से भी प्रेरणा कि हाँ बस हम भी कुछ कर सकते हैं, वो हम जैसे ये ऐसा करेंगे, तो ये सही रहेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। क्या सामाजिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी, केवल विषय, विषय और शिक्षार्थी ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक वातावरण बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे मतलब ही थोड़ी है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या मतलब है बाहर कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, गाड़ी आ रही है गाड़ी जा रही है, एयरप्लेन उड़ रहा है एयरप्लेन नहीं उड़ रहा है, तो उसके कोई सेंस नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, ये देखते हैं। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। विद्यार्थियों की जिन कमजोरियों है असफलता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। कमजोरियों को और असफलता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित ये अध्यापक विद्यार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक समस्याओं को दूर करने में उचित मनोवृत्ति में उत्पन्न करता है। तो ये है कथन
संदर्भ में तो सही है सारे, और ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में, शिक्षक स्वयं को क्या समझेगा, समझा हुआ है, वो तो मेच्योर है पूरा, उसको बालक को समझना रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो है। वैसे देखो इसके अंदर स्वयं को समझने में मदद करता है, ये विद्यार्थी को कमजोरियों और असफलता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता को नजरअंदाज करेगा तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो ये होगा, गलती होगी इसमें से, यहाँ से ये बिल्कुल सही आंसर होगा। संदर्भ में सही नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है। असफलता को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर उसकी सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान शिक्षा को क्या बना दिया, बाल केंद्रित, बिल्कुल बाल केंद्रित ही है। मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षण विधियों में क्रांति, पाठ्यक्रम का नया रूप, सहायक सामग्री का प्रयोग, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, सहगामी क्रियाओं पर बल, विद्यार्थी शिक्षक संबंधी में बदलाव। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार आपसे देख लीजिए आप। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बाल केंद्र होता है, ठीक है, बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, इसके अंदर वापस से अगर बालक है तो ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, वही अधिगम करता है व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक विवेचन, अधिगम करता व्यक्ति रूप में, ये बालक के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, होना है, तो छात्र केंद्रित होता है, छात्र ही बालक एक ही है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, शिक्षा के प्रति अध्यापक द्वारा उच्च शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना, ठीक है, ये होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रिया केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता। रुको एक सेकंड, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताता है। ये बोल रहे तरीकों के बारे में नहीं बताता, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सब। तो ये ऑप्शन सारे सही है, ये गलत बोल रहा था, तो इसको सही नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है, क्या है, कक्षा शिक्षण की उपयुक्त सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर सोच विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना, तैयार करना। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर सोच विकसित करना, समस्याओं के प्रति मतलब उसको अंदर से सोचने पर विवेश करना, विचारों के अंदर उसके जो है इम्प्रूवमेंट लाना, सूझ को विकसित करना, ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल से फिर हम बिल्कुल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप। और इससे क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से अपन को पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करना रहता है, जिससे कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर 4 ऑप्शन देके वैसे पूछा जाता है 1 2 3 1 2 4, ठीक है। तो इसमें टाइप का जो है अपन को ध्यान रहता है, और रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि कौन कितने लेवल तक की कितनी डीप तक हो जा सकता है। तो इसी के अंदर अपन इसको कल आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कल न्यू टॉपिक लेंगे। तो धन्यवाद। सो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जो लास्ट क्लास थी इसके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे, दिशा फैब्रिकेशन की। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट जो है अपन देखो यहाँ से पढ़ लिया था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये ट्रॉम ने दी थी। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था लास्ट क्लास में। और चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये स्क्रीन पर दिख ही रहा है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है, और ये अपन ने पढ़ लिया था। इसकी निर्णय शिक्षा मनोविज्ञान की विषय का जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है, ठीक है। और CH जो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बताया था इन्होंने। और कॉल्सनिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों की शिक्षा के अनुप्रयोग, सिद्धांत और परिणामों शिक्षा के अनुप्रयोग कॉल्सनिक
CH वुड ने क्या बोला, जन्म से परिपक्व होता, ऐसे हम लोग ये याद रखना है। और पील महोदय ने क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। और स्किनर ने क्या बोला, स्किनर मतलब अध्ययन और सीखने से संबंधित, ठीक है। मनोविज्ञान की भाषा है जिससे अध्ययन और सीखने से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो अपने पास है क्वेश्चन वे ये रहा, अभी देखा है इसके अंदर डेफिनेशन में, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये है EL पील की। उसके बाद में बात करते हैं, ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का। तो ये अपने लिए न्यू है परिभाषा, तो ये परिभाषा में ध्यान रखनी है। J.A. स्टीफन, ठीक है, J.A. स्टीफन ने बोला क्या, अभिवृद्धि और विकास की व्यवस्थित अध्ययन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है, तो एलिस क्रो का है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, और मानव प्रतिक्रियाओं और सिद्धांतों को क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है, एलिस क्रो। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति के योग देता है। क्या बोला, साइकोलॉजी contributes to the development of the teacher by providing him with a set of concepts and principles। ये कथन किसका है, सेकंड ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर 20 जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कुपुस्वामी, कुपुस्वामी। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जो है जो प्रयोग में लाया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, बाकी ये नहीं लाया जाते हैं। और देखते हैं अपन मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, मौलिक मूलभूत सैद्धांतिक शुद्ध, इनको बोल सकते हैं मौलिक या मूलभूत या सैद्धांतिक या शुद्ध, जो प्योर फॉर्म में है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, पशु मनोविज्ञान जो है प्रतिपादक कौन है, थार्डाइक है, ठीक है। थार्डाइक ने आपने देखा था, देखा नहीं था, ये पढ़ा होगा आपने भी। और विभेदक, थार्डाइक के अंदर क्या था, वो मछली वाला था, वो वही है। गतिशीलता मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक, भूल और पर्यटन का सिद्धांत, ठीक है। और वो थार्डाइक का देवता। व्यवहारिक अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान जो व्यवहार के अंदर प्रयुक्त होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहार पहलू से संबंधित है। नैदानिक एवं चिकित्सा, औद्योगिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, कोर्ट मनोविज्ञान, ये सारे जो है इसकी शाखा है, ठीक है, व्यवहारिक अनुप्रयुक्त के। तो जो है इसका आंसर अनुप्रयुक्त वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। और बाकी ये तुलनात्मक पशु मनोविज्ञान ये सारे किसमें आते हैं, मूलभूत और सिद्धांत में, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है, तो ये अपन को पता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार मनोविज्ञान देखा था। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान वापस इसमें आएगा व्यवहार बिहेवियर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बिहेवियर का ही जो है अध्ययन किया जाता है अधिकतर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो आर्थिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान होता ही नहीं, आर्थिक तो दशा होती है आदमी की, ठीक है, तो उसको कुछ भी याद नहीं। तो सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, अधिगम, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, मूल्यांकन होता है, अधिगम होता है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म है। लेकिन व्यक्तिगत समानता है, ये तो पॉलिटिकल टर्म पे आ जाती है, समानता इसके अंदर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान क्षेत्र नहीं है, तो व्यक्तिगत समानता ये क्षेत्र इसका नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य क्षेत्र वंशानुक्रम एवं वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत समानता इसका क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तिगत विभिन्नता है जबकि व्यक्तिगत समानता इसका क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया, पाठचर्या, निर्माण एवं विकास, विशेष बालक मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, निर्देशन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधी शिक्षा की समस्या का अध्ययन, ठीक है। इसके अंदर आता है शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर
और लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र है। कौन से है? अधिगमकर्ता जो शिक्षार्थी होता है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की अधिगम की परिस्थिति, और मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, कौन कौन से अधिगम करता है? जो है सीखने वाला, और सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, स्वरूप कैसा है? सीखने की अधिगम परिस्थिति, और मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र है। बालक का विकास, विकास प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन, अधिगम एवं शिक्षण की प्रक्रिया, विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन, व्यक्तित्व संबंधित संयोजनात्मक समस्याएं तथा शैक्षिक शिक्षार्थी संबंधित, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधित। ठीक है, तो ये गैरिसन के अनुसार था। एक बार आप देख लीजिएगा अपने से। देखिए जैसे जैसे वर्ड के ऊपर मैं करता हूँ तो आप भी अपना जो है एक्टिव रहा करो, मतलब आप भी साथ के साथ इस पे फोकस बनाए रखें और सीखते रहे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, नहीं है। अभी देखो अभी मुख्य केंद्र क्या है? इसका व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य केंद्र क्या है? मानव विज्ञान। बिल्कुल सही है। शिक्षा वैज्ञानिक विज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल व्यवहार इसके अंदर भी आ गया, तो ये भी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्षेत्र सरल मानव विशेष करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मतलब शिक्षण के अंदर ही काम आएगा, तो ये भी सही है। तो बिल्कुल अपने पास जो है क्लियर कट ये क्वेश्चन है, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। और सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है ये 2023 के अंदर। ठीक है, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? खेलों का प्रशिक्षण, खेलों का प्रशिक्षण जो है इसका क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण इसका क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आता है। पाठ्यक्रम आता है, मापन और मूल्यांकन आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाम ये केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। लिंडग्रेन, अब देखो इसके अंदर से पूछ लिया ना क्वेश्चन, तो अधिगम करता है। अधिगम करता मतलब शिक्षार्थी हो गया, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप हो गया, सीखने का परिस्थिति और मापन मूल्यांकन निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। चलो इसमें देखते हैं कौन सा है। अधिगम करता है मतलब खुद ही हो गया। अधिगम विषय वस्तु, अधिगम विषय वस्तु के बारे में क्या बताया? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, तो बिल्कुल अधिगम विषय वस्तु नहीं होती है, और अधिगम करता स्वयं शिक्षार्थी आ गया। ठीक है, लिंडग्रेन के अनुसार, और इसके अंदर अधिगम प्रक्रिया आ गई, अधिगम परिस्थिति आ गई। ठीक है, तो ये सही है। अध्यापक की अभिवर्ती और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्य संबंधित है? फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी के अंदर जो है इसके अंदर आया हुआ है 16/10/2022 के अंदर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा अधिगम परिस्थिति होगा। ठीक है, और क्या पूछा था अभी वापस देख लो। अध्यापक की अभिवर्ती और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न से कौन से क्षेत्र में है? तो अधिगम परिस्थिति के अंदर आता है। ठीक है, परिस्थिति किस परिस्थिति में वो अधिगम कर रहा है? निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो शिक्षार्थी आते हैं, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने की परिस्थिति आती है, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। तो ये सारे होंगे। तो 1 2 3 4 ये किसके अनुसार था? देखो अभी इधर के इधर चल रहा है, तो इधर देख लेते हैं। ये लिंडग्रेन के अनुसार था। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से है, कक्षा कक्ष से, वातावरण से, शिक्षण से, विद्यार्थी से। इसमें भी सारे आ रहे हैं, सारे रिलेटेड होते हैं, तो भी सारे। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर पूछा है, फर्स्ट ग्रेड 2016 और 18 वाले पेपर के अंदर आज के। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित से अधिक मतलब जो शिक्षार्थी है अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपयोग से भी, तो बिल्कुल उपयोग से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है सारे क्वेश्चन। शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या है? देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की स्थिति है, अधिगम करने वाला है। शायद समाज इसके अंदर जो है सम्मिलित नहीं है। तो 2 3 4 2 3 4 इसमें ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं और आगे अपन इसी प्रकार से सारे एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पेज लोड नहीं हुआ, जस्ट अ सेकंड, और टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, बस आ गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर जो है अपने पास 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है, तो बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नता और अधिगम प्रक्रिया, ये सारे आते हैं। देख लेते हैं पारंपरिक ज्ञान, ये नहीं आता। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म हुआ है टेलीपैथी, जैसे अति इंद्रिय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, परा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है ये। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सर्वाधिक उपयुक्त है इसका देखना पड़ेगा। तो शिक्षा क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। खेल सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। देखते हैं अगला कौन सा सुटेबल है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है। कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित। दोनों बातें तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर, ये भी बराबर तो कैसे हो जाएगा? तो इसके अंदर लिमिटेशन आती है। मनोविज्ञान खूब सारे थे, हमने देखे थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब ओनली एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यवहार जो परिवर्तन थे तो उनके बारे में, बदलाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा दे दी तो वर्ड सीमित हो गया। मनोविज्ञान, अगर मनोविज्ञान में रिलेटेड लोगों के आपस में बड़ी विस्तृत है, बहुत ज्यादा जो है व्यापक है इसका क्षेत्र। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान गया तो लिमिटेशन हो गई, बाउंडेशन हो गई। ठीक है, तो इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा मात्र है। ठीक है, अभी बताया मैंने। सब पढ़ते हैं निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो संपत्ति निर्माण जो है सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, यह पर ध्यान रखना है। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संपत्ति निर्माण तथा सीखने के नियम एवं सिद्धांत आते हैं। देखो ठीक है, तो अधिगम समस्या का निदान है, उनका उपचार शिक्षा विज्ञान के कौन से क्षेत्र में आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यही है। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये देखा था अधिगम प्रक्रिया के अंदर आते हैं ना, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ बच्चों सीखना ही होता है। ठीक है ना, अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया दोनों बात सेम ही है। निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन कौन सा नहीं आता? देखो सीखने की प्रकृति आती है, बिल्कुल आती है। मानव व्यक्तिगत की अभिवृद्धि, उसका विकास, व्यक्तिगत भेद, मानसिक रोग बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर से होगा। बाकी ये सारे जो है साइकोलॉजी के अंदर, शैक्षिक जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शैक्षिक मनोविज्ञान लिखा हुआ है। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान का नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्या है? सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति है, सीखने वाला है जो अधिगम करता है, सीखने की प्रक्रिया है। ये तो अपने पढ़ा भी नहीं, तो ये नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगम करता, अधिगम प्रक्रिया व अधिगम परिस्थिति आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। तो अधिगम प्रक्रिया जो है इसका केंद्रीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह मनोरोगों का अध्ययन है, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, ये बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, ये संज्ञान प्रक्रियाओं का अध्ययन है। देखो क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखना है। ये मनोरोग मानसिक रोग बिल्कुल नहीं है, वो तुम अलग ही आ गई। वो कौन सी हो जाएगी? वो अभी देखा था ना अपन ने मनोविज्ञान को, मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर आता है। इसका तो अलग ही साइकोलॉजी हो गई। शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन ये किसके अंदर होगा? ये शिक्षा से संबंधित है। ये बुद्धि परीक्षण ये मानसिक हो गया, ये संज्ञान हो गया, ये दिमाग से हो गया रिलेटेड। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। नीचे वाले ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा इसका, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये सही है, उपयुक्त है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक, ये शिक्षा मनोविज्ञान के ध्यान से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, अधिगम शिक्षक के व्यक्तित्व से, अधिगम परिस्थितियों से। तो अधिगम की परिस्थितियों से ये सही होगा। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक परिस्थितियां ही है जो अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप शांत वातावरण में बैठो तो आपका अधिगम अच्छा होगा, बेहतर होगा। और अगर कोई आपके पास बैठे है, खूब सारे लोग हैं, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होंगे। जिस क्लास के अंदर बाकी फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर एकांत में अलग उनसे जाके ग्राउंड में कहीं बैठे हो तो शायद आप अधिगम आपका बेहतर होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो वही चीज है। अब निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में कौन से विकल्प का अध्ययन किया जाता है? आत्मपट्टे, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, ये सारे देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। जाति ये बिल्कुल नहीं किया जाता।
रुचि अभिप्रेरण आती है लेकिन ये जाति नहीं आती, ठीक है। लिंग आत्म प्रत्यय आता है, बुद्धि आती है, अभिप्रेरण आती है, लेकिन ये लिंग नहीं आता। देखो जाति नहीं आता, लिंग नहीं आता, और अभिप्रेरण आती है, आत्म प्रत्यय आता है, शारीरिक संरचना ये बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। कौन कौन सी नहीं आता? शारीरिक संरचना नहीं आती, लिंग और जाति, तो इनका विषय ध्यान रखना, ये अध्ययन पे आ जाए, गलत हो जाएगा। बाकी आत्म प्रत्यय बुद्धि रुचि अभिप्रेरण है जो अपने अध्ययन शिक्षा के मनोविज्ञान में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा विज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? सबसे उपयुक्त रूप से क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, शिक्षा विज्ञान की प्रकृति को। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहारगत परिवर्तन। और कौन सा हो जाएगा? धनात्मक विज्ञान। इनका देखना पड़ेगा, डिटेल दे रखे हैं, देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक। मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है, अतः भविष्यवाणी संभव है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, इसमें मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। व्यवहारिक मतलब बिहेवियर विज्ञान, इसमें व्यवहार केंद्र बिंदु हुए, ठीक है। अनुप्रयुक्त विज्ञान अर्थात भावी जीवन में उपयोगी, जो भावी जीवन में उपयोगी होगा वह अनुप्रयुक्त में, व्यवहार का केंद्र बिंदु होगा व्यवहारिक, और वैज्ञानिक मतलब आगे भविष्यवाणी में संभव है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, इसके नियम समाज पर लागू किए जा सकते हैं। विकासशील विज्ञान, इसमें निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होते रहते हैं। ध्येयात्मक धनात्मक सकारात्मक विज्ञान कारणों पर बल तथा व्यवहार तथा तथ्यों यथावत रूप से अध्ययन करते हैं। स्वीकारात्मक मतलब अफर्मेटिव विज्ञान मानव व्यवहार की व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना है। यह चाहिए नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करता है, तो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है प्रयोगात्मक विज्ञान, अध्यापक द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करना। विशिष्ट स्पेसिफिक जो है विज्ञान है, ये व्यवहार के तथ्यों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करता है, इनका शिक्षण व सीखने में महत्व है। अकादमी विषय जो है, इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत एवं विद्या शामिल है, ठीक है। शिक्षात्मक जो एजुकेशन होता है विज्ञान हो गया है, ये शिक्षा प्रदान करता है, ये शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, तो ये कुछ विज्ञान है वो इससे रिलेटेड है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो देखो आदर्श मूलक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान अभी पढ़ा नहीं अपने, अनुपयुक्त पढ़ा, व्यवहारिक पढ़ा, सामाजिक पढ़ा, जो अटपटा लगे वो आंसर हो जाता है, ठीक है। और खास तरह से क्वेश्चन नहीं भी पहले हेडलाइन में ले, ताकि आप उनको बता रहे कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, किसका आंसर उसे और नहीं देना। शिक्षा मनोविज्ञान है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाए अनुप्रयुक्त के अंदर आता है, अनुप्रयुक्त की शाखा के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। पहले पूछा है, पूछा नहीं, कोई नहीं, आंसर क्यों क्वेश्चन बनाने वाले कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान। तो मानक विज्ञान तो नहीं है, धनात्मक विज्ञान अपन ने पढ़ा था, शिक्षा का विज्ञान पढ़ा था, और अनुप्रयुक्त शाखा भी पढ़ी थी अपन ने। शैक्षणिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अब हर जगह देखिए के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो किसके कारणों में करती है? शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षण, शिक्षण तो अलग, लेकिन प्रेरणा तो देखना पड़ेगा। व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम हो गया, ये दोनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। प्रेरणा और व्यक्तित्व, प्रेरणा पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग चीज होगी, दोनों मतलब बाहर से अपडेट करने में लगी। प्रेरणा भी किसी को देख के आती है, व्यक्तित्व भी अपना जो है बाहर से पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व और सीखना दोनों चीजें होती है। शिक्षण और अधिगम मतलब एक तो सिखाया उसके बाद में अधिगम किया, ठीक है, एक तो पढ़ाया उसके बाद में सीखा। तो ये बिल्कुल शैक्षिक मनोविज्ञान के निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वजह है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों से प्रमुखता से सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? कौन सा कथन है भाई? ये एक नियामक विज्ञान है। नियामक मतलब इसके अंदर नियम वगैरह होते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान की तरफ गुण है, विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, और यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। तो ये शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। शुद्ध मनोविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान ये चीजें नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगम करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है,
यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। देखो क्या करना है, शिक्षा विज्ञान की प्रकृति देखनी है, प्रकृति नहीं है। देखो ये शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन तो करेगा ही। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाता ही है। तर्क दर्शन और नैतिकता से, फिर नैतिकता आ गई तो ये चीज नहीं होगी। इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। शिक्षा विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कारक नहीं है भाई। देखो प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, विकासात्मक विशेषताएं अधिगम के लिए। अधिगम के लिए प्रेरणा हो जाएगी, लेखन और वार्तालाप हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण होता है, चिंतन होता है, ठीक है। विकासात्मक विशेषताएं ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हुए, तुम एक मिनट थोड़ा सा